हेलो। तो आज हम लोग कंप्लीटली समझने वाले हैं सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के बारे में। हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल ये सेक्शन है क्या है, न्यूज़ में क्यों है, इसको लेकर के क्या क्या जजमेंट्स हैं जो आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, एंड क्या वे फॉरवर्ड आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या है, इन सारी चीज़ों को जो है वो समझते हैं। तो क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्क्रीन के ऊपर चल के समझते हैं कि पूरा मुद्दा जो है वो आपके पास क्या है। तो हाल ही में न्यूज आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके पास मैरिटल रेप्स को लेकर के जो प्लीज हैं उनको जो है वो सुन रहा है। अब मैरिटल रेप्स को लेकर के इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है, इसको एक बार देखते हैं। तो मैरिटल रेप्स को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि आई डू नॉट थिंक कि मैरिटल रेप शुड रिगार्डेड एज एन ऑफेंस इन इंडिया। अब नाउ दिस इज समथिंग big. So, because it will create an absolute anarchy in families, and our country is sustaining itself because of the family platform which upholds the family values. ये कहना है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी का। तो समझते हैं कि क्या मुद्दा है पूरा, ये सारी बातें जो है आपके पास यहाँ पे क्यों जो है वो हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इन चीजों को लेकर के आपके पास सोसाइटी के अंदर जो सेक्शन होता है वहां से आपके पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है जैसे कि वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंटेंसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंसेस अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री डिस्पाइट एक्सिस्टिंग लीगल प्रोविंसेस अगेंस्ट इट द नंबर ऑफ सच इंसिडेंसेस इज ऑन द राइज सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मीनिंग्स। सो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील लखावत है। आई एम यूपीएससी सीएससी एजुकेटर एंड आई हेल्प यूपीएससी एस्पायरेंट्स इन गेटिंग गुड रैंक इन यूपीएससी सीएससी विदाउट एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड विद अवर फ्री लाइव क्लासेस फॉर जीएस। हमारी लाइव क्लासेस में एडमिशन जो है हम लोग हर संडे को एक वेबिनार के थ्रू जो है हम लोग लेते हैं। एक वेबिनार होता है, उस वेबिनार को आपको अटेंड करना होता है। वहाँ पे बेसिकली हम आपका पूरा फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं, हम समझते हैं एक दूसरे को, एंड आफ्टर दैट इफ यू फिट इन देन हम आपको हमारी लाइव क्लासेस के अंदर जो है वो एडमिशन दे देते हैं। तो क्विकली फिर से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि मुद्दा जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आईपीसी सेक्शन 375। आईपीसी का सेक्शन 375 जो है ये बेसिकली आपके पास डिफाइन करता है रेप को। और रेप को एक सादा भाषा में अगर हम लोग समझें कि ये रेप को कैसे डिफाइन करता है, तो कहता है कि अगर गर्ल के कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो इसको जो है वो रेप माना जाएगा। क्या है सिंपल सिंपल डेफिनेशन, कि गर्ल के कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसको जो है वो रेप यहाँ पे माना जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इस लॉ के अंदर आपको कुछ एक्सेप्शंस जो है वो दे दिए गए हैं, और वो एक्सेप्शंस जो हैं वो इस लॉ को मुद्दा जो है वो बना देता है। तो समझते हैं क्या है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया है, डिफाइन रेप को कि अगर कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो फिर उसको जो है वो रेप कंसिडर किया जाएगा। अब यहां पर क्या किया है कि इन्होंने दो एक्सेप्शंस दे दिए हैं। अब समझते हैं एक्सेप्शन क्या है। पहला एक्सेप्शन आपके पास यहाँ पे है कि मेडिकल प्रोसीजर जो आपके पास होता है उसको इसमें जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके, इट्स ओके, क्वाइट ठीक है। बट सेकंड जो एक्सेप्शन यहाँ पे दिया जाता है वो कहता है कि अगर रेप करने वाला एक आदमी है, इट्स अ मैन, एंड द गर्ल इज हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ है, एंड वो अपनी वाइफ के साथ बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, एंड वाइफ की एज अबव 18 ईयर्स आपके पास है, तो इसको यहाँ पे रेप में कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड क्योंकि अब इसको यहाँ पे रेप में कंसिडर नहीं किया जाता है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके के एक्ट को अभी हम क्रिमिनल एक्ट नहीं कह सकते हैं। सो यहां से आपके पास एक मुद्दा उठ करके आता है विच इज नोन एज मैरिटल रेप्स। और फिर क्वेश्चन सोसाइटी में आपके पास उठता है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से पूरा सोसाइटी के अंदर आपके पास पूरा मुद्दा जो है आपके पास यहाँ पे बन करके आता है। सो क्विकली, इंडिया इज नाउ विटनेसिंग अ ग्रोइंग सपोर्ट फॉर द criminalization of marital rape, an issue long subdued। ये है। सो समझते हैं क्या चीज है। सो दिस इज सेक्शन 375 विच डिफाइंस एक्ट्स कंस्टिट्यूटेड रेप कमिटेड बाय अ मैन अगेंस्ट वुमेन। एंड इसमें एक्सेप्शंस आपको दे रखा है कि मैरिटल रेप डिक्रिमिनलाइजेशन, मैरिटल रेप कि अगर आदमी अपनी ही वाइफ के साथ इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसकी एज अगर 18 ईयर प्लस है, एंड अगर उसका कंसेंट नहीं भी है तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। और मेडिकल प्रोसीजर, इसको जो है एक्सेप्शन आपके पास यहाँ पे रखा गया। ओरिजिनली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आपके पास ये 1860 के अंदर आया था। इस टाइम में जो एज ऑफ कंसेंट थी वो आपके पास 10 साल थी।
उसको बढ़ा करके फिर 15 ईयर्स किया जाता है, एंड लेटर ऑन इसको और इंक्रीज करके आपके पास 18 ईयर्स जो है आपके पास यहाँ पे कर दिया जाता है। अब जब आईपीसी को रिप्लेस किया गया विद भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता में भी एक सिमिलर इसको सेक्शन जो है वो रखा जाता है, विच इज सेक्शन 63। एंड इसमें भी यहाँ पे हम लोगों को ये समझना था कि शायद से इसे चेंज किया जाएगा एंड मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज किया जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं किया गया था। और सेक्शन 63 में भी सेम एक्सेप्शंस को आगे कैरी फॉरवर्ड जो आपके पास यहाँ पे किया गया, जिससे भी लोगों में काफी ज्यादा है कि ऐसा क्यों हुआ है, इसको क्रिमिनलाइज यहाँ पे कर दिया जाना चाहिए था, बट नहीं किया गया। पास्ट ईयर के जजमेंट्स को अगर आप देखते हो तो दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा आपके पास एक केस होता है जिसमें कहा जाता है कि मैन who induces a woman to engage in sexual intercourses by promising to marry her with no intentions to fulfilling that promise is guilty under rape of section 375 of IPC। और भी केसेस आप देखते हो तो जाकिर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आपके पास केस है जिसमें कहा गया है कि कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू कोएशन, इंटिमिडेशन और डिसेप्शन इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। कि मान लो अगर आपने किसी को नशे की हालत में, अगर उस केस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और आप समझ लेते हो कि हाँ ये कंसेंट है, तो उसे कंसेंट नहीं माना जाता है और उसे भी रेप के अंदर ही जो है वो आपके पास कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे और भी कंसेंट किस किस को हम लोग मानेंगे कि कंसेंट जो है वो एक्चुअल में आपके पास क्या है, तो इट इज अगेंस्ट हर विल, उसको हम लोग मानेंगे। विदाउट हर कंसेंट करते हो ये भी रेप माना जाएगा। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फियर ऑफ हार्म और मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपके पास इंक्लूडेड है। इन कैपेसिटी टू कंसेंट, मान लो एक छोटी बच्ची है जिसे नहीं पता, शी इज इनकेपेबल, या फिर नशे की हालत में है, या फिर बेहोश है, जो अभी कंसेंट देने की हालत में ही नहीं है, तो उसको भी यहाँ पे इसमें रेप की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है। फिर कंसेंट अंडर द एज ऑफ 18, अगर 18 साल से कम है तब तो बिल्कुल उसे कंसेंट कंसिडर किया ही नहीं जाता। एंड कंसेप्ट टाइप डिसेप्शन और फॉल्स प्रॉमिस, कि बहला फुसला करके आपने उसका कंसेंट ले लिया, तो उसे भी जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है। और इन सारे केसेस में इफ अ मैन डू सेक्सुअल इंटरकोर्स देन इट विल बी काउंटेड एज अ रेप। नाउ देयर इज यहाँ पे एक स्केच जो है वो आपके पास यहाँ पे, एंड विच इज द सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट में यहाँ पे आपके पास एक एक्सेप्शन दिया गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ इज नॉट कंसिडर्ड a rape provided she is above 18 years of age। However, this exception has sparked significant debate, especially in the light of changing societal reforms norms। इसको नहीं माना गया। और यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या कंसेंट सिर्फ एक शादीशुदा लड़की का कंसेंट या कंसेंट नहीं है? और यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आता है, डज अ मैरिड वुमेन कंसेंट डजंट मैटर, और डज मैरिज गिव मैन अ कंप्लीट एक्सेस टू अ वुमन? वैलिड क्वेश्चन, जो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, जो कि सोसाइटी उठाती है। अगर हम पास्ट ईयर के जजमेंट्स को देखें तो निमेश भाई, भारत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस को देखते हो तो यहाँ पर कोर्ट कंप्लीटली कहता है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डज नॉट bestow upon a husband the right to commit sexual violence against his wife। A wife's consent to marriage cannot be construed as a blanket consent to sexual relation। A very important line जिसको आपको अपने मेंस के आंसर में जरूर लिखना है। तो ये जितने भी केसेस हमने देखे हैं, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो इन केसेस को एंड इन जजमेंट्स को आपको अपने आंसर में जरूर कोट करना है। इट विल गिव वैल्यू, इट विल गिव अ वेट टू योर आंसर। The law must evolve to recognize that non-consensual intercourse within marriage is a violation of women's bodily autonomy and dignity। So, ये सारे जजमेंट्स, ये सारे केसेस, ये सब बताते हैं कि कंसेंट, कंसेंट इज कंसेंट। चाहे वो गर्ल मैरिड हो या अनमैरिड हो, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बात करी जाती है कि और कौन कौन से लॉज हैं जो कि आपके पास मैरिटल लॉज को जो है वो गवर्न करते हैं। जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट यही कहती है कि कंसेंट नहीं है तो क्या हुआ, देर आर सो मैनी, मतलब सॉरी, जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग अगर सेक्शन 375 में अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर लॉज विच आर गवर्निंग मैरिटल रेप्स। तो लेट अस क्विकली सी व्हाट आर दोज अदर लॉज एंड मैरिटल रेप को लेकर के वहां पर उन लॉज में क्या क्या चीजें दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी है, जहां पे तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, इसको क्राइम में कंसिडर ही नहीं कर रहे।
सेकंड आपके पास आता है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज फ्रॉम 15 to 8। तो एज ऑफ कंसेंट तो यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज कर दिया, बट स्टिल दे डिड नॉट क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप। यहाँ पे भी उन्होंने मैरिटल रेप्स को जो है वो क्रिमिनलाइज यहाँ पर आपके पास नहीं किया है। थर्ड देखते हैं तो सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आपके पास यहाँ पे आता है। ये भी क्रुएलिटी टुवर्ड्स वुमेन को एड्रेस करता है, बट डजंट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज मैरिड रेप एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कैच। फोर्थ आपके पास है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। It provides civil remedies like protection and order, monetary compensation of victims for marital abuse, but lacks provisions for for criminal prosecution of marital rape. So provisions हैं, but क्या ये provisions effective हैं? ये सारे पॉइंट्स जब भी इस लॉ को लेकर के आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो उसको क्रिटिसाइज करने में बहुत काम आ सकता है, एंड आपके आंसर का वेट बहुत इंक्रीज होगा अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, इन लॉस को भी कोट करना है आपको, एंड इनमें जो लैकिंग पॉइंट्स हैं उनको भी जो है आपको यहाँ पे अपने आंसर में जो है वो रखना है इसको। सो गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट कहती है कि जो इंडियन सोसाइटी है कि ये जो पूरा मुद्दा है मैरिटल रेप का, ये शादी से रिलेटेड है, और ये लीगल मुद्दा ना होकर के ये आपके पास एक सोसाइटी का मुद्दा है। सो क्योंकि मैरिज यहाँ पर एक सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो इससे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो एक बार डिसप्रोपोर्शनेट सॉरी कहते हैं ना कि इट विल इम्पैक्ट ऑन मैरिजेस, एंड मैरिजेस जो है वो डीस्टेबलाइज आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाएगी। एंड डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट का यहाँ पे है कि आप पनिशमेंट कैसे डिसाइड करोगे, एक वैलिड पॉइंट है गवर्नमेंट का भी यहाँ पे। तो ठीक है, होता है आपके पास, बट अगर वे फॉरवर्ड में हम लोग देखें या अगर ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमको यही कहना है कि द लॉ इज इनकम्पैटिबल विद मॉडर्न नोशन ऑफ द जेंडर इक्वालिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। सो क्रिटिसिज्म में हम ये लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे, क्रिटिसिज्म में हम इन सारे लॉस को भी यहाँ पे लिखेंगे। जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं दिया, तो फिर इम्पैक्ट ऑन मैरिज, डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, ये वाले पॉइंट्स जो है आपके आंसर में यहाँ पे इंक्लूड होंगे। एंड प्लीज याद रखना इन केसेस को, यस, चाहे वो निमेश भाई भारत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस हो जिसमें कोर्ट कहता है कि मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज करना जरूरी है, और या फिर आपके पास जाकिर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हो, या फिर दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस हो जहाँ पे कंसेंट की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, और कहा जाता है कि किस किस को ये कंसेंट में जो है यहाँ पे आपके पास माना जाएगा। So please include all these points in your answers. So it will give good weight to your answer and you will get good marks. So thank you.